आओ भी, जब तुम परदादा को पहाड़ी रास्ते से ले जाओ, चाहे वो कुछ भी कहें, जवाब मत देना और ताबीज बिल्कुल मत खोना। याद है? मैंने कहा, हाँ याद है। परदादा आधे से ज्यादा सुअर खाकर रुके, फिर उन्होंने डरावनी नजरों से मेरी तरफ देखा। दादा बोले, श्याओपी, अब अपने परदादा को शराब पेश करो। मैंने जल्दी से पहले से तैयार की हुई शराब निकाली और ताइये, परदादा की तरफ दिखाते हुए कहा, ताइये, मैं आपको शराब पिलाने आया हूँ। मैं बोतल हाथ में लेकर धीरे धीरे आंगन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे ताइये मुझे घूर कर देख रहे थे। आओ। उनकी नजर देकर मेरे सिर में झनझनाहट होने लगी। वो शरीर को अकड़ाकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। शराब की बोतल पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिर मेरे पीछे एक मरा हुआ इंसान चल रहा था। दादा की बात मानकर मैं घर से बाहर निकलने के बाद पूर्व दिशा की तरफ चलने लगा। ताइये लगातार मेरे पीछे थे। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उनका चेहरा राख जैसा सफेद था और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई चाल चल रहे हो। मैंने कदम तेज कर दिए और थोड़ी देर में पुल पर पहुंच गया। पुल पर हवा बहुत ठंडी थी। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ताइये पीछे से बोले, श्याओ भी, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हारे दादा तुम्हें मुझे पाताल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुम्हारी जान भी वहीं छोड़ देना चाहते हैं। ये नए पुल है। अगर भरोसा नहीं तो नीचे देखो। नीचे सब भटकी आत्माएं और भूत हैं। मैंने डरते डरते नीचे देखा। नीचे सच में बहुत सारे भूत दिखाई दिए। उनके चेहरे डरावने थे, मुंह फटे हुए जैसे, और वो चिल्लाकर अपनी बेगुनाही बता रहे थे। मेरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया। ताइये बोले, श्याओ भी, जल्दी पीछे मुड़ो। पश्चिम तरफ भूतों का दरवाजा है। तुम्हें पूर्व दिशा में जाना चाहिए। पश्चिम वाली राह भूतों की है। वापस आ जाओ। वो लगातार मुझे रास्ता बदलने को कहते रहे। मैंने जोर से आंखें मलकर दोबारा नीचे देखा। नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने सिर उठाया और अचानक ताइये का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। वो मुझे बहुत डरावनी नजरों से घूर रहे थे। मैं डर कर पुल से नीचे भाग गया। ताइये अकड़ते कदमों से पीछे आते रहे। जब वो पुल पार कर गए, मैंने बिजली के खंभे पर दादा द्वारा बांधा गया लाल कपड़ा देखा। मैं शराब लेकर पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलता रहा। ताइये पीछे पीछे आते रहे। श्याओ भी, ये पहाड़ का रास्ता नहीं है, रुक जाओ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कुछ कदम चलने के बाद पीछे देखा। ताइये गायब थे। मेरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने सोचा, जब तक शराब मेरे हाथ में है, वो हमेशा मेरे पीछे चलते रहेंगे। फिर अचानक कहाँ गए? मैंने घबराकर अपनी गर्दन छुई। फूद आई। ताबीज वाला थैला गायब था। मैं डर के मारे कांप गया। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ताइये बिल्कुल पीछे खड़े थे और डरावनी नजरों से मुझे घूर रहे थे। मैं जान बचाने के लिए पहाड़ से नीचे भागा। उन्होंने अजीब मुस्कान दी और मेरे पीछे दौड़ने लगे। अचानक मेरा पैर पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। शराब की बोतल टूट गई। शराब जमीन पर फैल गई। बचाओ, बचाओ! मैं उठकर पूरी ताकत से नीचे भागने लगा। ताइये पीछे पीछे आ रहे थे और अजीब हंसी हंस रहे थे। काफी देर भागने के बाद मैं थकर गिर पड़ा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं और सफेद दांत दिख रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं भटक गया हूँ। नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने सुना था कि अगर ऐसी स्थिति हो तो उंगली काटकर खून निकालो और जूते पर लगाकर आंखों पर फेरो तो भ्रम टूट जाता है। मैंने अपनी उंगली काटी और जूते को आंखों पर फेरा। जैसे ही ऐसा किया, मुझे झटका सा लगा। मैंने देखा ताइये सामने खड़े थे। मुंह से लार टपक रही थी और वो मुझे घूर रहे थे। लेकिन मेरे हाथ में अब भी शराब की बोतल थी। गर्दन पर ताबीज भी था। अभी तक जो कुछ देखा था सब भ्रम था। ताइये धीरे से बोले, अब होश आया? श्याओ भी, मेरे साथ नीचे चलो, पहाड़ पर खतरा है। मैं कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर शराब लेकर वापस ऊपर चढ़ने लगा। ताइये पीछे आए, लेकिन उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ऊपर खतरा है, वापस आ जाओ। तुम्हारे दादा तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो तुम्हारी जान देकर मुझे बांधना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैं आगे बढ़ता रहा। अचानक ताइये रुक गए और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे, वापस आओ, वापस आओ। मैं चलता रहा। आधे पहाड़ पर पहुंचकर मुझे वो गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैंने शराब की बोतल उसमें फेंक दी। पीछे मुड़कर ताइये को देखा। वो मुझे घूर रहे थे, लेकिन गड्ढे में जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने आसपास देखा। गांव का कोई आदमी वहां नहीं था। मैं डर से कांपने लगा। ताइये बोले, श्याओ भी, तुम्हें धोखा दिया गया है। शराब फेंकने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ नीचे चलो। जब मेरे परदादा ये बोल रहे थे, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं घबरा गया। गांव वाले सब कहाँ गए? मेरे परदादा कब्र के गड्ढे में क्यों नहीं जा रहे? क्या मुझे सच में धोखा दिया गया? मैं अभी सोच ही रहा था कि परदादा धीरे धीरे और पास आने लगे। उन्होंने हाथ बढ़ाया जैसे मुझे पकड़ना चाहते हो। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और उनसे लगभग 2 मीटर दूर हो गया। भाग नहीं पाओगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत से पहाड़ की तरफ भागा। पीछे से परदादा की अजीब डरावनी आवाज आ रही थी। वो अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं आधा पहाड़ पार करके भाग गया, लेकिन फिर भी गांव का कोई आदमी नहीं दिखा। तभी मेरी नजर बिजली के खंभे पर गई। वहाँ 2 लाल कपड़े बंधे थे। ये दूसरी लाल पट्टी किसने बांधी? सोचने का समय नहीं था। मैं सीधे घर की तरफ भागा। बहुत मुश्किल से मैं घर पहुंचा। इधर उधर देखा, घर में सिर्फ दादी थी। श्याओ भी, तुम अकेले वापस आ गए? तुम्हारे दादा लोग कहाँ हैं? मैं घबरा कर बोला, किसी ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहाड़ के नीचे बिजली के खंभे पर 2 लाल कपड़े बांध दिए थे ताकि मैं गलत रास्ते चला जाऊं। मैं तो लगभग परदादा का शिकार बन गया था। मेरे गले का ताबीज भी बेकार निकला। परदादा ने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की। दादी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये ताबीज तो चेन अंधे बाबा ने दिया था, इसका असर होना चाहिए। मैं बोला, सच में कोई फायदा नहीं हुआ? दादी बोली, अजीब है, तुम्हारे दादा वापस आई, फिर बात करेंगे। इतने में बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आंगन के बाहर से परदादा की आवाज आई, श्याओ भी, दरवाजा खोलो, मैं शराब पीने आया
आया हूँ, पीकर चला जाऊंगा। उनकी आवाज बहुत ठंडी और अजीब लग रही थी। मैं डर कर बोला, दादी परदादा फिर आ गए, अब क्या करें? दादी बोली, डर मत, वो अंदर नहीं आ सके, हमारे आंगन में चौखट है। मैं बोला, लेकिन चौखट तो काट दी गई थी। दादी कुछ सेकंड चुप रही, फिर अजीब सी हंसी के साथ बोली, ओह मैं भूल गई, कोई बात नहीं, दरवाजा तो बंद है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तो जल्दी में घर आया था, दरवाजा बंद ही नहीं किया था, और दादी तो घर से बाहर भी नहीं गई थी। फिर उन्हें कैसे पता कि दरवाजा बंद है? दादी फिर मुस्कुराई, शाओपी ये सब छोड़ो, तुम मिट्टी वाले बिस्तर कांग पर जाकर सो जाओ, दादा आ जाएंगे तब बात करेंगे। दादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस बिस्तर की तरफ खींचने लगी। मैं पूरी ताकत से पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा। दादी गुस्सा हो गई, शाओपी बात मानो, जल्दी ऊपर चढ़ो। उन्होंने मुझे जोर से खींचा। मेरी बाह में दर्द होने लगा। मैंने नीचे देखा, उनके हाथों के नाखून बहुत लंबे थे और काले थे। नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए थे। मैंने सिर उठाया। दादी का चेहरा किसी लाश जैसा था, चेहरा सफेद, ऊपर धब्बे, और अचानक मुझे समझ आया वो मुझे मिट्टी वाले बिस्तर पर नहीं, 2 मीटर गहरे कब्र के गड्ढे में खींच रही थी। मैं चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। दादी बोली, शाओपी मत चिल्लाओ, तुम्हारे परदादा आ जाएंगे, जल्दी ऊपर चढ़ो। तभी मेरी आवाज सुनकर दादा भी आ गए। उनका चेहरा बहुत खराब था, पूरे चेहरे पर मृत शरीर जैसे धब्बे थे। मैं सोच भी नहीं पाया, क्या दादा दादी दोनों मर चुके हैं? दादी मुझे पूरी ताकत से गड्ढे की तरफ खींच रही थी और चिल्लाई, बूढ़े जल्दी आओ, शाओपी बात नहीं मान रहा। दादा डरावने चेहरे के साथ मेरी बाह पकड़कर बोले, शाओपी जल्दी ऊपर आओ, हमारे साथ चलो। मैं चिल्लाया, ये बिस्तर नहीं है, ये कब्र है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। दादा दादी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में अजीब चमक थी। दादी हंसकर बोली, शाओपी तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये तो बिस्तर है। दादा भी बोले, हाँ जल्दी ऊपर आओ। दोनों मुझे गड्ढे में धकेलने लगे। मैं चीखने लगा, बचाओ कोई मुझे बचाओ। तभी दूर से रोशनी दिखाई दी। परदादा हाथ में लालटेन लिए आ रहे थे। लालटेन की पीली रोशनी चमक रही थी। दादा दादी उन्हें देखकर डर गए। पिताजी आ गए, जल्दी शाओपी को ले चलो, उसे पिताजी के हाथ मत लगने दो, वो उसे खा जाएंगे। परदादा का चेहरा धूसर बैंगनी था। वो लालटेन लेकर धीरे धीरे पास आए और बोले, शाओपी जल्दी इधर आओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन दादा अब भी मेरी बाह पकड़े हुए बोले, शाओपी हमारे साथ चलो, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे परदादा तो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। लालटेन की रोशनी में मेरे परदादा का पूरा शरीर पीला सा दिख रहा था। उन्होंने आंखें सिकोड़कर भारी आवाज में कहा, शाओपी होश में आओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, दोनों की मौत हो गई। शाओपी जागो, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जैसे ही परदादा की बात खत्म हुई, मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। अचानक मुझे सब याद आ गया। 3 दिन पहले गांव में भारी बर्फबारी हुई थी। मेरे दादा दादी सुअर का मांस बेचने शहर गए थे। लौटे समय उनकी बैलगाड़ी खाई में गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने मुड़कर दादा दादी को देखा। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आंखें लाल थीं, शरीर पर सफेद नमी जैसी जमी हुई थी। दोनों मुझे घूर रहे थे। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया और चिल्लाकर बोला, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों तो 3 दिन पहले ही मर चुके हो। दादा का चेहरा अचानक बिगड़ गया। गुस्से में बोले, शाओपी जल्दी हमारे साथ चलो, फिर हमारा पूरा परिवार दोबारा साथ हो जाएगा। दादी का चेहरा भी डरावना हो गया। वह चीख कर बोली, हाँ शाओपी हमारे साथ चलो। मैंने जोर से खुद को छुड़ाया और परदादा की तरफ भागा। अब परदादा का चेहरा फिर सामान्य हो चुका था। शाओपी जल्दी चलो, यहाँ से निकलना होगा, ये भूतों का दरवाजा है। परदादा मुझे लेकर पहाड़ से नीचे भागने लगे। पीछे से दादा की डरावनी आवाज आई, शाओपी वापस आओ वापस आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दादा दादी हमारे पीछे भाग रहे थे। उनके चेहरे बहुत भयानक और विकृत थे। पहाड़ के नीचे पहुंचकर मैंने एक नदी देखी। नदी किनारे एक नाव थी। परदादा मुझे लेकर नाव पर चढ़ गए और हाँफते हुए बोले, शाओपी आखिर मैं तुम्हें नाव तक ले आया। मैंने पूछा, पर दादा इस नाव में तो चप्पू भी नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही नाव अपने आप चलने लगी। वह नदी में बहने लगी। मैंने पीछे देखा, दादा दादी नदी किनारे खड़े हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि मैं डर गया। धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे, आंखें भारी हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा परदादा मेरे पास बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कहा, शाओपी आखिर तुम जाग गए, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी उम्र बांध कर तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले थे। मैंने मुड़कर देखा, आंगन में 2 ताबूत रखे थे, उनमें मेरे दादा और दादी थे। मैं डर से पसीने पसीने हो गया। परदादा ने कहा, तुम्हारे दादा दादी नहीं चाहते थे कि तुम इस दुनिया में अकेले दुख झेलो, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसके बाद हमने दादा दादी को परिवार की कब्र में दफना दिया। मैंने उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और परदादा के साथ पहाड़ से नीचे आ गया। घर लौटने के बाद परदादा ने मेरे हाथ में एक लाल धागा बांध दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी दादा दादी को